आज का टॉपिक है, हम लोग देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। ये दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जब एक वैध विवाह 5 की शर्तों को पालन करके जब एक वैध विवाह किया जाता है या वैध विवाह होता है, तो उस द्रव्यान यानी दो पक्षकारों में जैसे पति और पत्नी के मध्य कुछ अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण हो जाता है। यानी अधिकारों जैसे कि मान लीजिए पति का कोई अधिकार है तो पत्नी का वह कर्तव्य है। जैसे कि पति का अधिकार है कि अपनी पत्नी को साथ रखे, उसका भरण पोषण दे, तो पत्नी का यह कर्तव्य है कि उसके साथ रहे। ठीक, अब सेक्शन 9 पर हम लोग चलते हैं। सेक्शन 9 कहता है कि यदि पति या पत्नी विवाह के दोनों पक्षकार में से कोई भी बिना युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, यानी बिना किसी रीजनेबल कारण के वह एक दूसरे से अलग रहता है, तो इस दरम्यान न्यायालय में जो पीड़ित पक्षकार है, यानी जिसको छोड़ करके जो पक्षकार अलग रह रहा है, वह न्यायालय में यानी कि जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। और जिला न्यायालय में याचिका दायर करके वह उसे अपने साथ रहने को क्या कर सकता है, विवश कर सकता है, यानी कि न्यायालय द्वारा आदेशित करवा सकता है। न्यायालय इस आधार पर आदेश देगा कि आप उसके साथ क्यों नहीं रहते हैं। इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट है, कुछ आवश्यक तत्व है। जैसा कि हम बात करते हैं तो आवश्यक तत्व में पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि पति पत्नी में से कोई, जैसे कि मान लीजिए ए और बी का शादी हुआ है, बी ए को छोड़कर अलग रह रही है, यानी कि यहां पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया कि कोई पक्षकार क्या कर रहा है, बिना किसी कारण के वह छोड़ करके अलग रह रहा है। दूसरा नंबर, उसने साहचर्य का प्रत्याहरण कर लिया है, यानी कि साथ रहना और सहवास करना ये वैध विवाह की आवश्यक शर्तों के अंतर्गत आता है, तो उसका प्रत्याहरण कर लिया है। तीसरा कि बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना युक्तियुक्त कारण के। ठीक, इसके बाद चौथा नंबर पॉइंट होगा कि उस पेटिशन को जो पीड़ित पक्षकार के द्वारा फाइल किया गया है उसको खारिज करने का कोई आधार न होना चाहिए। अब यहां पर खारिज करने का आधार के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी ये दोनों पति पत्नी हैं। अब बी को ए के द्वारा या ए के फैमिली मेंबर किसी भी सदस्य के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ताना मारा जाता है। जैसे क्रूएलिटी की जो बात करते हैं हम लोग सेक्शन डिवोर्स के अंतर्गत और जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत जो प्रोविजन दी गई है, यानी कि सेक्शन 10 एंड 13 के अंतर्गत। अब क्रूरता के अंतर्गत मेंटल या फिजिकल, शारीरिक या मानसिक रूप से क्रूरता पहुंचाता है, इस कारण से यह अलग रह रही है, तो यहां पर यह इसका अलग रहने का रीजनेबल ग्राउंड होगा। ठीक है, इसी सेक्शन नंबर यानी पॉइंट नंबर 4 को कहता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस सेक्शन 9 में 1976 में एक संशोधन किया गया सेक्शन 9 के अंतर्गत। यह संशोधन करके इस बात को जोड़ दिया गया कि जो पक्षकार यानी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना अलग रह रहे हैं, उन्हीं को यह साबित करना होगा कि अलग रहने का क्या कारण है। इससे पहले यानी 1976 से पहले क्या होता था, इसको समझिए। जैसे ए और बी अलग रह रही है, ए के द्वारा जब मामला लाया जाता था जिला न्यायालय में, तो ए को यह सिद्ध करना पड़ता था कि बी अलग रह रही है, इसका क्या कारण है। लेकिन अब जो है वो कारण बी के ऊपर यानी पीड़ित पक्षकार को छोड़कर जो पक्षकार प्रत्याहरण किया है यानी राइट का वायलेशन किया है, उसी पक्षकार के ऊपर थोप दिया गया है, यानी डाल दिया गया है कि आप यह सिद्ध कीजिए कि आप अलग क्यों रह रहे हैं। अब यहां पर रीजनेबल ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्रूएलिटी हो गया। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सन है यानी नपुंसक व्यक्ति है। इन सभी कारणों से यदि वह अलग रह रही है तो यह अलग रहने का युक्तियुक्त आधार होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 9 के अंतर्गत जब न्यायालय कोई भी आदेश पारित करेगा
कोई भी आदेश जो पारित करेगा वह आदेश किस प्रकार की होगी? तो कोई भी आदेश पारित करेगा वह सेक्शन 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आदेश पारित की जाती है। इसका अर्थ कहने का है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 के अंतर्गत ही जो आदेश पारित की जाती है, वो सेक्शन यानी डिक्री जो दी जाती है वह 23 के अंतर्गत ना होकर के हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रकार की डिक्री दी जाती है, जितने भी प्रकार के मामले आते हैं और उसमें डिक्री दी जाती है, वो सभी सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, इसके बाद आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है कि यदि डिक्री के पश्चात कोई पक्षकार को ऐसा लगता है कि उस मामले में अपील करना चाहिए, तो अपील का जो पावर है, क्योंकि हम प्राइमा फेसी फर्स्टली जो वाद दायर करते हैं फैमिली लॉ से रिलेटेड, वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत होता है, जो कि प्रिंसिपल जज उसके इंचार्ज होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जज के यहाँ फाइल करते हैं, यानी कि वो सेशन कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एवज में आता है, एक पैरेलल है। अतः इसका जो भी मामला का अपील होगा वह उच्च न्यायालय में होगा, यानी हाई कोर्ट में होगा। तो अपील कहाँ की जाएगी और किस प्रकार से की जाएगी, उसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 28 करती है। इसके बाद एक और सेक्शन है 28A, जो 28A क्या प्रोविजन करती है, क्या बताती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेक्शन 28A कहती है कि यदि कोई डिक्री दिया गया है तो उसका इन्फोर्समेंट जो होगा वह किस आधार पर होगा और कैसे किया जाएगा, वो इन्फोर्समेंट की बात करती है। तो 28 के आलोक में जब, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वह सिविल यानी नेचर का वाद है, सिविल प्रकृति का वाद है। अतः यहां पर इन्फोर्समेंट के लिए सीपीसी का प्रोविजन लागू होगा। क्या होगा? तो सीपीसी का प्रोविजन लागू होगा, सीपीसी। तो सीपीसी का जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सीपीसी का जो सेक्शन है वह सेक्शन ऑर्डर 21 का रूल नंबर 32 एंड 33, यानी कि आदेश 21 का रूल 32 और 33। अब आदेश 21 का रूल 32 और 33 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आदेश 21 का जो रूल नंबर 32 कहता है, वह कहता है कि यदि डिक्री दे दी गई है जिला न्यायालय के द्वारा और उसका इन्फोर्समेंट जो है पालन यानी पक्षकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? तो ऐसी स्थिति के बारे में बताया है कि उस पक्षकार की प्रॉपर्टी को कुर्क की जाएगी, यानी फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। उसके साथ साथ यानी सिविल कारावास की भी सजा दी जा सकती है। ठीक, या बोथ दोनों भी दी जाएगी। अगर ऐसी सेक्शन 32 का कंप्लायंस होने यानी रूल 32 का कंप्लायंस होने के बावजूद भी वह पक्षकार, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पक्षकार है, जैसे यहीं पर हम देख लेते हैं ए और बी के अगेंस्ट में, यानी कि बी के द्वारा जो फाइल किया गया था ए के अगेंस्ट में आदेश पारित हो गया है। अब ए उसका इन्फोर्समेंट नहीं कर रहा है, लागू नहीं करा रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूल 32 के द्वारा उसका प्रॉपर्टी को कुर्क की जा सकती है, उसको सिविल कारावास भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि आदेश 33 यानी कि या रूल 33 के अंतर्गत उस प्रॉपर्टी को बेच करके उससे रिलेटेड जो भी कंपनसेशन है उसको फाइल करने से संबंधित यानी उसको दिलवाया जाएगा। ये आपका है सेक्शन 9 यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट का पूरा विवरण। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये इस मामले में यानी सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर प्रश्न उठी। तो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 9 को पूर्ण रूपेण संवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अब संवैधानिकता की बात आती है तो यहां पर 3 केस लॉ है जिसको हम लोग को देखना है। 3 केस लॉ में फर्स्ट नंबर है टी सरिथा वर्सेस वेंकट सुगैया 1982। ये मामला है आंध्र प्रदेश का। अब इस मामले में क्या हुआ इसको देखते हैं। इस मामले में पत्नी बिना युक्त रीजन के, बिना रीजनेबल कोई ग्राउंड के पति से अलग रह रही थी। इस आधार पर पति ने
जिला न्यायालय में याचिका दायर किया और पिटीशन दे करके क्या किया कि अपने पत्नी के विरुद्ध रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट का जो आज्ञप्ति ले ली। इसके बाद पत्नी के द्वारा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया और उस पिटीशन फाइल करने के बाद उसमें यह चैलेंज किया गया, यह ग्राउंड दिया गया कि सेक्शन 9 जो है वह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। किस आधार पर, इसको देखिए, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बाद इस बात की भी यानी गुप्तता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी देता है। अतः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, डिक्लेयर किया, इस आधार पर कि अनचाहे पक्षकार के साथ अपना शरीर को समर्पित करना यह गुप्तता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। अतः यह क्या है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा यह मामला आया। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्णित किया। इसके बाद नेक्स्ट आया हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर कौर 1884 दिल्ली। इस मामले में भी पत्नी पति से बिना किसी कारण से अलग रह रही थी, तो जिला न्यायालय के द्वारा पति के द्वारा सेक्शन 9 की आज्ञप्ति ले ली गई। फिर पुनः पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दिया और वह सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर प्रहार की गई। सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर, यानी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा टी सरिता वर्सेस वेंकट सुगैया के जो मामले में रेफरेंस लिया गया था, यानी यह सेक्शन 21 यानी आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करता है। इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में प्ली ली गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह आधार को ठुकरा दिया गया और यह कहा गया, यह अपना रेफरेंस दिया गया कि जब विवाह करने के लिए स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता है, क्योंकि विवाह करने के लिए यहां पर हमने सेक्शन 5 में पढ़ाया था कि मेजर होना चाहिए, यानी विवाह के लिए दोनों पक्षकार की एज की जो क्राइटेरिया है, जैसे कि महिला है तो वह 18 प्लस होनी चाहिए और पुरुष है तो 21 वर्ष की होनी चाहिए, यानी मैच्योरिटी की जो कंडीशन है उस आधार पर यहां पर कंसेंट की भी बात की जाती है, यानी फ्री कंसेंट से होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। या इसके अदर हैंड यदि बलपूर्वक या फोर्सफुलवक होता है, फोर्सफुली यदि विवाह करा दिया जाता है तो उसके लिए हमारा वॉइडेबल मैरिज यानी सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोविजन है। अतः यहां पर कहा गया है कि जब दोनों पक्षकार फ्री कंसेंट से यानी स्वतंत्र सहमति से जांच बूझकर सोच समझकर शादी करते हैं तो वह पक्षकार अनचाहा पक्षकार कैसे होगा। अतः अनचाहा पक्षकार नहीं है, यह पक्षकार के बीच किसी भी प्रकार की कोई प्राइवेसी की बात नहीं है। अतः यह सेक्शन पूर्ण रूपेण क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद इसी मामले के अदर हैंड आया, यानी सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1884 सुप्रीम कोर्ट। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को, दोनों निर्णय जैसे कि टी सरिता वर्सेस वेंकट सुगैया के मामले को और हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर कौर के मामले को, दोनों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया। पुनः दिल्ली जो उच्च न्यायालय है यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को एक्सेप्ट किया और उसको यानी आंध्र प्रदेश के निर्णय को खारिज करते हुए यह कहा कि हमारा सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, यह पूर्ण रूपेण कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संवैधानिक है। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना है।